सीरीज़। ये आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ईडीआर, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। काफ़ी पुराना कंसेप्ट है बिकॉज ऑन प्रेम में सालों से चला आ रहा है, 10-20 साल से, तो मैं ही देख रहा हूँ। मगर ईडीआर का टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि अब क्लाउड आ गया है और ईडीआर जब क्लाउड में जा रहा है तो जो ईडीआर पहले संभालते थे वो अब बदल चुके हैं। पहले आईटी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह ही ईडीआर सिक्योरिटी देख लेते थे खासकर, मगर अब ज़माना चेंज हो गया है, सेकॉप्स का ज़माना आ गया है और क्लाउड में और डिफ़िकल्ट हो गया है। तो लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे ईडीआर के बारे में, तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ईडीआर के बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा विज़न क्या है। कि मैं ये क्लाउड सिक्योरिटी का जो चैनल है इसको थोड़ा इनफॉर्मल रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो फॉर्मल है ना उसमें एक तो मेहनत बहुत लगती है, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इनफॉर्मली बात करूँगा, कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं बताऊँगा आपको, जो मन में बात आ रही है वही बताऊँगा। प्लस थोड़ी सी स्लाइड्स रखूँगा जो इम्पोर्टेंट है, मगर वो सिर्फ इसलिए है कि मेरे को दिखता रहे कि मैंने बताना क्या था। अदरवाइज़ अगर आप आँख बंद करके सुन लें तो आपको शायद टॉपिक सारा समझ आ जाएगा। ये वीडियो जो है मैं 1 साल बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना था कि रिस्पांस क्या है, और रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला यार। इतने लाइक्स आए हैं और कमेंट्स, लोगों ने लिखा कि और वीडियोस डालो, तो इसलिए मैं आज ही फिर से वीडियोस बना रहा हूँ और आई मेक श्योर कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। तो ठीक है, फिर टॉपिक शुरू करते हैं, एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला कि काफ़ी टाइम से ये कंसेप्ट है। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि हमें जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं ना उसको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से बचा कर रखना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एंड पॉइंट्स होते क्या हैं। एंड पॉइंट्स का मतलब आपकी कंपनी में कोई भी जो डिवाइस है वो एक एंड पॉइंट हो सकती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए वो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ही चाहिए। अब डिवाइसेस कैसी, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। आजकल वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कि आपको भी आपकी कंपनियों ने लैपटॉप दिए होंगे, आप घर में बैठ के काम कर रहे हो। तो कंपनी के लिए इसके काफ़ी हेडेक हो जाती है कि घर से हमारी डिवाइस बाहर चली गई ऑफिस से, अब अगर उसका डिवाइस चोरी हो गया या कुछ कुछ पंगा है, उसमें कुछ वायरस आ गया, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये कंसेप्ट हो गया। और सेकंड कंसेप्ट ये है कि अब जैसे हम क्लाउड में चले गए हैं, तो जो पुराने लोग थे जो नॉर्मल एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोल करते थे, वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार क्लाउड में क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि जिससे एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो जाए। तो उसमें भी मैं टच करूँगा कि मैं उसमें बताऊँगा कि क्लाउड में प्रॉब्लम आजकल क्या हो रही है कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाता है, पर एट द एंड जब प्रॉब्लम अक्कर होती है कि इंसिडेंस हो गया, चोरी हो गई, कुछ हैक हो गया, तो अब समझ आता है कि यार हमारी तो कॉन्फ़िगरेशन बेकार थी, उसी के कारण हमें कुछ पता ही नहीं लग पाया। तो लोग इम्प्लीमेंटेशन करके बैठ जाते हैं, मगर उनको ये पता नहीं होता कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उस पर भी टच करेंगे। मेरे को लगता है कि काफ़ी एडवांस टॉपिक चले जाएगा और मल्टीपल वीडियोस शायद बनाने पड़े, पर देखता हूँ मैं कितना टाइम लगता है। तो अभी तक कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी का मतलब है कि भैया जितने हमारी मशीन्स हैं वो सारी सिक्योर होनी चाहिए। अगर हम ऑन प्रेम की बात, ऑफलाइन की बात करें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप और ये सब कुछ, और अगर क्लाउड है तो उसमें हमारे जितने भी वीएम्स हैं, वीएम्स हमारे क्लाउड में होते हैं, जैसे AWS में EC2 इंस्टेंस हो गया, उन सबको प्रोटेक्ट करें। अब इसमें भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, विंडोज़ आ जाता है, लिनक्स आ जाता है, तो इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें एक सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्नोस्टिक हो, कि भाई कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें वो चलना चाहिए। तो इतना हमें कंसेप्ट को समझना है कि हमने अपनी मशीनें बचानी है थ्रेट से। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि भैया हमारा एंटीवायरस डला हुआ है, तो अब मुझे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है। तो इसमें उनका उनका क्वेश्चन जो है ये वैलिड है कि एंटीवायरस वो मेनली वही काम करता है जो एंड पॉइंट सिक्योरिटी करता है, थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें है इनक्रिप्शंस वगैरह, वो हम उसमें बाद में टॉपिक पे आएंगे। मगर अभी का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आंसर करना कि एंटीवायरस और एंड पॉइंट सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, मगर मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि आपने जो एंटीवायरस जैसे को हम कहते थे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी में भी हमें ऐसे ही कोई एक्सी फाइल मिलेगी या बाइनरी मिलेगी, और उसको हमने मशीन पे जाके इंस्टॉल करना है, सेम लाइक एंटीवायरस। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे आपने अगर एंटीवायरस, आपके 5 लैपटॉप हैं
और आपने उसमें पाँचों में एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, मैकअफी का पैकेज लिया 5 लाइसेंस वाला और सब में कर दिया, तो आपकी मशीन्स तो वो हो गई सिक्योर। मगर उसमें कोई सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग नहीं है, मतलब हर एक लैपटॉप अलग अलग चल रहा है, किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया या किसी ने अनइंस्टॉल कर दिया एंटीवायरस, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये एंड सिक्योरिटी का मेन डिफरेंस ऑफ एंटीवायरस और एंड सिक्योरिटी का ये है कि हम जब इन मशीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसकी एक विजिबिलिटी होती है सेंट्रली से, और उसको हम वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने कोई एंटीवायरस डाला, अब उसको अपग्रेड करना है, तो अगर आपने हर इंडिविजुअल को राइट्स दे दिए कि भैया ये लो तुम्हारा लाइसेंस और तुम इसमें इंस्टॉल कर लेना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई अपडेट आएगा तो वो यूज़र जो होगा वो अपडेट करेगा एंटीवायरस को। मगर एंड पॉइंट सिक्योरिटी में बिकॉज भी सारा सेंट्रली कंट्रोल्ड है, तो अगर कोई भी अपग्रेड आएगा उस सॉफ्टवेयर में तो सेंट्रली वो सारे ही कंप्यूटर मशीन जो भी हैं उसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है एंटीवायरस और ईडीआर में। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो सिम ऑलरेडी है, अब हमको ये ईडीआर कंसोल क्यों चाहिए भैया, हमें तो सारी विजिबिलिटी मिल रही है। तो सेम सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो मैं मोटा मोटा ये बताता हूँ कि सेम सिस्टम ये हो गया कि आपके पास कोई एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारा लॉग एग्रीगेशन होता है, सारी जगह से लॉग्स आते हैं और वहाँ स्टोर हो जाते हैं। अगर आपको कल को कोई ब्रीच चेक करनी है तो आप उन लॉग्स को सर्च मारो, उनकी अपनी क्वेरी लैंग्वेज होती है और आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि भाई इसने क्या किया है और कब किया है और क्यों किया है और कहाँ से किया है, ये सारी चीज़ें। मगर जो ईडीआर है वो सेम नहीं है, और ईडीआर अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और सिम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। अब तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ईडीआर इज़ नॉट द सेम एज सिम। मगर मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस तो ये है कि जो आपका एंड पॉइंट्स होते हैं वो नेटवर्क में होते हैं। तो एक तो नेटवर्क प्रोटेक्शन हो जाता है, अगर नेटवर्क प्रोटेक्शन होगा तो उसके कोई लॉग जनरेट होते हैं, जैसे लोड बैलेंसर हो गया, फायरवॉल रूल्स हो गए, ये सारा आपके सिम सिस्टम में तो जाता ही जाता है। मगर अगर आपके पास एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होगा लाइक, देन आपके पास एक नेक्स्ट लेवल की विजिबिलिटी मिलेगी जो आपको सिम से नहीं मिलेगी, बिकॉज सिम तो सिर्फ लॉग एग्रीगेटर है मगर ईडीआर आपका लॉग जनरेटर है। सो जो भी मशीन्स में कुछ भी हो रहा है वो सारा लॉग वो अपना इकट्ठा करेगा और अपने कंसोल में लेगा। बाद में लोग ईडीआर का कंसोल भी सिम में ले जा सकते हैं, पर मैंने इतना ज़्यादा खास इम्प्लीमेंटेशन इस लेवल पे देखा नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और डुप्लीकेशन ऑफ लॉग्स होते हैं, मगर मेन बेनिफिट तो कोई मिलता नहीं है। प्लस जो ईडीआर्स के कंसोल होते हैं वो अपने आप में इतने मेच्योर्ड होते हैं कि यू कैन रन देयर ओन क्वेरी लैंग्वेज टू फाइंड स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंसिडेंट्स और लॉग्स और समथिंग। तो मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना वीडियो बहुत है, और नेक्स्ट लेवल पे हम जब जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करूँगा कि जो क्लाउड के अंदर है वो ईडीआर कहाँ फिट होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और मतलब वो चाहिए भी कि नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इतनी लेयर्स तो पहले ही हैं सिक्योरिटी की नेटवर्क लेयर पे, जहाँ पे आप वैसे ही ट्रैफिक को फ़िल्टर कर रहे हो, लाइक फायरवॉल रूल्स, जैसे कि वैफ हो गया आपका, फायरवॉल्स तो मैंने बता ही दिए, वैफ हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप नेटवर्क से आप उसको सिक्योर कर सकते हो लोड बैलेंसेस के थ्रू, प्राइवेट लोड बैलेंसर्स और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रखो और ये सारी चीज़ें, तो वीपीएन यूज़ कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपने अपना नेटवर्क पहले सिक्योर किया हुआ है, तो अल्टीमेटली मशीन के अंदर भी क्यों ईडीआर डालना है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मेरे को लगता है थोड़ा एडवांस हो जाएगा इसके बाद, और उसके बाद मैं आपको जो प्रॉमिस किया था वो बताऊंगा कि जब ये क्लाउड में जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाता है मगर कॉन्फ़िगरेशन लैग करती है, और एट द एंड जब इंसिडेंस होता है तब पता लगता है कि भैया आपने जितने भी पैसे खर्चे ईडीआर सिस्टम पे वो सब बर्बाद हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो बेकार थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ऐड करना अगर कोई आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है इन सिक्योरिटी, आई विल ऑल्सो मेक वीडियो फॉर दैट। और प्लीज़ लाइक करना इफ़ यू लाइक इट, और प्लीज़ गिव मी द गुड फीडबैक कि भाई मैं ऐसे वीडियोज़ और कंटिन्यू करता रहूँ या नहीं करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स,
वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। मैं क्षितिज महाजन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आज बात करेंगे ट्रांजिट गेटवे आर्किटेक्चर और उसके डिज़ाइंस के बारे में। हम कंसिडर करेंगे कैसे ट्रांजिट गेटवे हमें हेल्प कर सकता है हमारी सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए। हम एक्सप्लोर करेंगे इसके की कंपोनेंट्स और कुछ स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगी ट्रांजिट गेटवे को इम्प्लीमेंट करने में सिक्योरली ऑन क्लाउड एंड ऑल्सो ऑन प्रेम। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमको लेयर डिफेंस अप्रोच यूज करनी पड़ती है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ट्रांजिट गेटवे होता क्या है, हम कैसे उसको हाईली अवेलेबल और स्केलेबल बना सकते हैं। क्योंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम इसमें ये डिस्कस करें कि जो लेयर्ड डिफेंस अप्रोच हम सिक्योरिटी में रखते हैं वो ट्रांजिट गेटवे हमें क्या प्रोवाइड करेगा जिससे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि ये बहुत ही क्रूशल है कि हमें अपना जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा जब हम VPCs जो हमारे क्लाउड में हैं उसको कनेक्ट करते हैं अपने ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर से। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट कनेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, BGP कनेक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम VPC टनल्स और सिट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं थ्रू डायग्राम्स। हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि AWS की कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, AWS शील्ड, DDoS अटैक्स, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि लॉगिंग सर्विसेज जैसे कि AWS क्लाउड ट्रेल, Amazon क्लाउड वॉच, इन सब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स से बच सकें। फर्स्ट स्लाइड में मैं ये एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारा सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए है, ट्रांजिट गेटवे के लिए, मगर ये इसलिए नहीं है कि हमको ट्रांजिट गेटवे कैसे बनाना है। ट्रांजिट गेटवे बनाने का काम डेवऑप्स का और इंजीनियर्स का है। हम ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ट्रांजिट गेटवे अगर हमारे कंपनी ने अडॉप्ट किया है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसमें कैसे हम सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं। मगर अगर आपको ट्रांजिट गेटवे के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो घबराने की बात नहीं है, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ जिसमें आपको आइडिया पड़ जाएगा कि हम पूरे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे और कुछ सिंप्लीफाइड डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि ट्रांजिट गेटवे क्या होता है और उसकी सिक्योरिटी कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ट्रांजिट गेटवे को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ट्रांजिट गेटवे क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो ट्रांजिट गेटवे की है वो ये है कि ये आपको एक नेटवर्क हब प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट VPCs और अपने ऑन प्रेम नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास क्लाउड है तो दैट मीन्स आपके पास डिफरेंट रीजन्स होंगे जहां आपकी सर्विसेज चल रही होंगी। सो ट्रांजिट गेटवे आपको हेल्प कर सकता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वेयर यू कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स यूजिंग इंटर रीजन पेयरिंग। और थर्ड जो इम्पोर्टेंस है और बेनिफिट है ट्रांजिट गेटवे का वो ये है कि वो आपको सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल देता है टू मैनेज ऑल योर सिक्योरिटी पॉलिसीज, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशंस एंड ट्रैफिक पैटर्न्स। इसको हम थोड़ा और इनफॉर्मली समझ लेते हैं बिकॉज हमारा चैनल का नाम ही साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक है। तो बेसिकली अगर एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, डेटा सेंटर्स हैं और डिफरेंट क्लाउड्स हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हर एक डिफरेंट डेटा सेंटर, हर एक डिफरेंट क्लाउड का रीजन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है और वहाँ पे जो पॉलिसीज़ और कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो उ उन्हीं के लिए होती हैं। तो अगर एक रीजन से या एक डेटा सेंटर से कोई दूसरे डेटा सेंटर को कनेक्ट करना चाहता है, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चेंजेस करने इतने ईज़ी नहीं होते और हर नेटवर्क आर्किटेक्चर और हर नेटवर्क इंजीनियर हमेशा इस बात से डरता है कि उसके नेटवर्क में कोई बाहर से कनेक्ट करे और उसके लिए उसको कुछ अपने नेटवर्क में चेंजेस करने पड़ जाएँ। बिकॉज़ ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है और जो ट्रांज़िट गेटवे है वो आपको ये प्रोवाइड करता है। अगर एक कंपनी में इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो बेस्ट चीज़ उनके लिए होती है कि वो ट्रांज़िट गेटवे इम्प्लीमेंट करें, जो कि हेल्प करता है कोलैबोरेशन में। डिफरेंट टीम्स एक साथ काम कर सकती हैं एक सिस्टम पे जो कि कनेक्ट करेगा बाकी के सारे नेटवर्क को।
खासकर जो नेटवर्क इंजीनियरिंग टीम है और डेवऑप्स सेंट्रल डेवऑप्स टीम्स होती हैं, वो ट्रांजिट गेटवे को हैंडल करती हैं। उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो मैनेज करती हैं। अगर आप कल को कोई और वीपीसी या कल कोई और एडब्ल्यूएस और जीसीपी अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसको कैसे कनेक्टिविटी मिलेगी रेस्ट ऑफ द कंपनी से, ये सारा ट्रांजिट गेटवे कंट्रोल करता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, हम फिर से एक बार ये समझ लेते हैं कि ट्रांजिट गेटवे क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे बहुत सारी रोड्स हैं और एक दूसरे से कनेक्ट करना है उसको, तो हम यूजुअली एक राउंड अबाउट बनाते हैं। तो ट्रांजिट गेटवे एक राउंड अबाउट की तरह काम करता है, जहाँ सारी सड़कें आके मिलती हैं, और उसके बाद ट्रांजिट गेटवे डिसाइड करता है कि वो सड़क दूसरी सड़क से ज्वाइन करेगी कि नहीं। ये आपको एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल देता है सिक्योरिटी टीम को, जहाँ पे सिक्योरिटी टीम अपनी सारी पॉलिसीज़ और कॉन्फ़िगरेशंस इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। इससे कंपनीज़ को हेल्प मिलती है, वो कॉन्फिडेंटली अपने डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर लेते हैं, और जो एरिया है जहाँ पे सिक्योरिटी टीम को काम करना होता है, वो थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाता है। उससे सिक्योरिटी इंजीनियर्स को भी एडवांटेज मिलती है कि वो प्रॉपरली उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और फॉर एन एग्जांपल, कोई न्यू ज्वाइनी होता है या कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है, तो नॉलेज ट्रांसफ़र और अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है सिक्योरिटी इंजीनियर्स को। तो ये वाली स्लाइड मेरे ख्याल से इस वीडियो की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें हम ट्रांजिट गेटवे का एक डायग्राम देखेंगे, जो कि एक सिंपल डायग्राम है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि सिक्योरिटी टीम को कहाँ पे काम करना पड़ता है और ट्रांजिट गेटवे एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है जो AWS क्लाउड से रिलेटेड है। ट्रांजिट गेटवे किसी भी क्लाउड में हो सकता है, GCP में भी हो सकता है, अजूर में भी हो सकता है। दो क्लाउड्स आपस में भी कनेक्ट हो सकते हैं, और उन दोनों केसेस में दोनों के पास अपना अपना ट्रांजिट गेटवे हो सकता है। तो ये सिंपल व्यू है एक। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास AWS क्लाउड के रिसोर्सेज हैं। इन द मिडल हमारे पास सिट्रिक्स है, AWS डायरेक्ट कनेक्ट है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं ऑफिसेस की, और डेटा सेंटर है। नाउ सिक्योरिटी टीम के पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि डेटा सेंटर क्लाउड से कनेक्ट करना चाहता है, या क्लाउड डेटा सेंटर से कनेक्ट करना चाहता है, बेसिकली ज़्यादातर यही रिक्वेस्ट आती है कि क्लाउड डेटा सेंटर से कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि क्लाउड अभी आया है और डेटा सेंटर बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। तो उस केस में AWS की साइड पे अगर आप देखें, तो मेरा अगर आपको माउस दिख रहा है, तो ये AWS ट्रांजिट गेटवे यहाँ पे बन गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे VPCs हो सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। सिक्योरिटी टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इन VPCs के अंदर कोई भी पब्लिक सबनेट नहीं होना चाहिए। पब्लिक सबनेट का मतलब ये है कि आपकी सर्विसेज इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है। फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये श्योर करना है कि आपके जो VPCs हैं, जो कि बिहाइंड है AWS ट्रांजिट गेटवे के, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं और भी सबनेट्स हैं, वो सारे प्राइवेट हैं। इन सारे VPCs को हम प्रोटेक्ट करते हैं यूजिंग ट्रांजिट गेटवे। उसके बाद ग्रीन कलर में आप ये देखते हैं, इसको समटाइम्स हम कहते हैं एज VPC। इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, बट बेसिकली ये क्या है कि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे क्लाउड में आने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर लाइन नंबर 2 देखें आप, जो डेटा सेंटर से अगर ट्रैफिक आएगा,
तो पहले वो एज वीपीसी पे आएगा, जो जिसके अंदर एक पब्लिक सबनेट होगा। तो सिर्फ यही हमारे इंटरनेट से एक्सपोज्ड है, जिसके अंदर एक इंटरनेट गेटवे होगा, जिससे कि बाहर के लोग हमें कनेक्ट कर सकें और हमारी सर्विसेज बाहर की चीज़ों से कनेक्ट कर सकें। और इसके अंदर सिट्रिक्स का एसडी वैन या कोई भी नेटवर्क डिवाइस या कोई भी थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑक्टा और समथिंग। तो जब डेटा सेंटर से ट्रैफिक AWS क्लाउड में आएगा, उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा AWS डायरेक्ट कनेक्ट। इससे क्या होता है, आपको एक स्टेबल बैंडविड्थ मिलती है और आपका जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं होता। अदरवाइज आपको VPN टनल्स बनानी पड़ेंगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट योर डेटा ऑन ट्रांसिट। तो बेसिकली अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रांसिट गेटवे एक सेंट्रल हब है जहाँ पे सारे ट्रैफिक आते हैं। देन ट्रांसिट गेटवे के अंदर लॉजिक होता है, लाइक राउटिंग टेबल्स एंड ऑल, जो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रैफिक आगे हमारे VPCs और एप्लीकेशंस पे जाएगा कि नहीं जाएगा। सेकंड एग्जांपल, अगर ब्रांच 1 या ब्रांच 2 ट्राई करेगी हमारे क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल काफ़ी बैकएंड सर्विसेज होती हैं जो हमारे बैक ऑफिसेस यूज़ करते हैं एज अ वेब एप्लीकेशंस, उनके डे टू डे टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो उस केस में अगर ब्रांच कोई इंटरनल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहती है विच इज़ नॉट एक्सपोज टू इंटरनेट बट इट इज़ इंटरनल, तो उस केस में जो ब्रांच का ट्रैफिक है वाया इंटरनेट, ऑफ कोर्स HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू आपके एज VPC में जाएगा और देन ट्रांसिट गेटवे, एंड देन ट्रांसिट गेटवे विल डिसाइड कि आपको एप्लीकेशन का एक्सेस होगा कि नहीं होगा। दोनों ही केसेस में अगर डेटा सेंटर से ट्रैफिक आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, जो हमारा सिट्रिक्स है या कुछ कुछ भी पैम सोल्यूशन या IDM सोल्यूशन जो आप यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे फर्स्ट ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में सिट्रिक्स क्लाउड है। तो उसके थ्रू आप ट्रैफिक को एनालाइज भी कर सकते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं और उसके बाद आपका अल्टीमेटली ट्रैफिक AWS ट्रांसमिट गेटवे में जाएगा, जहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी और सिक्योरिटी पॉलिसीज होंगी जो डिफाइन करेंगी कि आगे उस ट्रैफिक या उस रिक्वेस्ट का क्या होगा। सो आई होप सिंपल डायग्राम से आपको ये समझ आ गया होगा कि सिक्योरिटी क्यों एम्फसाइज करती है ट्रांजिट गेटवे के लिए, क्यों हम एज VPC डालते हैं, क्यों हम AWS कनेक्ट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल HTTPS प्रोटोकॉल, और क्यों और कैसे हम अपना ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं using the edge VPC and public subnets before entering into AWS Transit Gateway। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि कोई भी ट्रैफिक अगर हमारे AWS क्लाउड में भी आया है, तो हमारे सिर्फ एज VPC जो पब्लिक सबनेट वाला है उसी तक आएगा, वहीं पे ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। अगर ऑथेंटिकेशन यहाँ फेल होती है तो ट्रैफिक हमारा AWS ट्रांजिट गेटवे तक भी नहीं पहुँचेगा। अगर ट्रैफिक ट्रांसिट गेटवे तक पहुंच भी गया तो वहाँ पे जो हमारे राउटिंग टेबल्स हैं और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी हैं, उससे ये डिसाइड होगा कि आगे ये ट्रैफिक रिक्वेस्ट जाएगी हमारी एप्लीकेशन के पास कि नहीं। तो इस केस में हमारी पूरी कंसंट्रेशन जो सिक्योरिटी की होती है वो होती है AWS ट्रांसिट गेटवे को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे, जिसमें हम अब देखेंगे कि और कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स क्या हो सकते हैं। बट आई थिंक अगर आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम समझ आ गया है तो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है इन अ सेंस कि इसमें हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं क्लाउड के, हमारे पास बैक ऑफिस है, हेड ऑफिस है, मगर इसमें हम मल्टी अकाउंट्स जो AWS का है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, या हम मल्टी
क्लाउड की भी बात नहीं कर रहे हैं। मगर अगर आपको वो सिंपल डायग्राम समझ आ गया था तो इसको समझना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देखेंगे 2 रीजन्स। तो रीजन्स का मतलब हो गया कि एक रीजन हो सकता है लंदन का और दूसरा हो सकता है नॉर्थ अमेरिका का या एपेक रीजन का। तो अगर आपके 2 रीजन्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और अपनी-अपनी सर्विसेज़ दोनों रीजन्स ईज़िली चलाते हैं। मगर समटाइम्स क्या होता है कि लंदन के रीजन को नॉर्थ अमेरिका के रीजन से कनेक्ट करना पड़ता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन रीजन के पास कुछ ऐसा डेटा है जो नॉर्थ अमेरिका रीजन के पास नहीं है और वो डेटा लेने के लिए दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ता है। एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़ हम इसको कह सकते हैं। तो अगर आपको मेरा माउस दिख रहा है, तो ये जो रीजन 1 है इसमें आप अगर देखें तो क्या एलिमेंट्स हैं हमारे पास? हमारे पास 2 वीपीसीज़ हैं और इसमें बिकॉज़ कॉम्प्लिकेटेड है तो इसमें सबनेट नहीं दिखा पाया, मगर इसमें सबनेट्स हमारे जो है प्राइवेट रहेंगे। सेम नीचे की तरफ हमारे पास रीजन 2 है जिसमें हमारे पास डिफरेंट वीपीसीज़ हैं 3, 4, 5, 6, उसके अंदर भी प्राइवेट सबनेट्स होंगे। अब इसमें हम देखें तो ये मल्टीपल ट्रांजिट गेटवेज़ हैं। रीजन 1 में एक ट्रांजिट गेटवे है, ये वाला। रीजन 2 में क्या हो रहा है? रीजन 2 में 2 ट्रांजिट गेटवे हैं, सेपरेट। और उसके अंदर हम 2 ट्रांजिट गेटवेज़ को कनेक्ट कर रहे हैं मेन ट्रांजिट गेटवे के उस रीजन के यूजिंग इंट्रा रीजन पेयरिंग। और हम रीजन 1 के ट्रांजिट गेटवे को कनेक्ट कर रहे हैं रीजन 2 के मेन ट्रांजिट गेटवे से यूजिंग इंटर रीजन पेयरिंग। राइट टॉप पे अगर हम देखें तो हमारे पास हेड ऑफिस है जो कनेक्ट होता है रीजन 1 के ट्रांजिट गेटवे से यूजिंग डायरेक्ट कनेक्ट। और जो ब्रांचेस हैं वो वाया HTTPS पोर्ट के थ्रू हो रहा है, तो हमारे पास उसको सिक्योर करने के लिए VPN यूज़ कर रहे हैं बिकॉज दिस इज ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट। टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑन ट्रांजिट वी आर यूजिंग VPN। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मगर इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रांजिट गेटवे रीजन 1 को पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है और ट्रांजिट गेटवे 2 रीजन 2 को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लस इट प्रोवाइड कर रहा है कनेक्टिविटी बिटवीन द रीजन्स। और फ्रॉम द हेड ऑफिस, फ्रॉम द ब्रांच ऑफिस, इसमें हम डेटा सेंटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी ट्रैफिक आएगा वो सीधा ट्रांजिट गेटवे के पास आएगा। इसमें सेम लॉजिक है, मगर ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें ट्रैफिक का फ्लो दिखेगा आपको फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। होता क्या है कि आपके पास कुछ डेस्कटॉप्स या सर्वर्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के या पार्टनर्स के, वो कनेक्ट करते हैं ट्रांजिट गेटवे में। तो AWS में क्या करते हैं हम, ट्रांजिट गेटवे जिसमें होता है उसका हम एक ट्रांजिट गेटवे अकाउंट बना लेते हैं। इसमें आपको ये मल्टी अकाउंट्स का कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। तो इस अकाउंट के अंदर सिर्फ ट्रांजिट गेटवे VPC ही होता है और कुछ होता ही नहीं है, तो हम इसकी प्रोटेक्शन सेपरेटली कर सकते हैं। तो सर्वर जो कनेक्ट करेंगे वो AWS कनेक्ट के थ्रू ट्रांजिट गेटवे को कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिट गेटवे की सिक्योरिटी पॉलिसीज और कॉन्फ़िगरेशंस और राउटिंग टेबल्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन अकाउंट कनेक्ट करना है और उसकी कौन सी सर्विसेज कनेक्ट करनी है, जैसे EC2 इंस्टेंस या AWS फारगेट। ये फायरवॉल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो हमारा कनेक्शन है वो बाहर से आ रहा है, तो हमको फायरवॉल्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं टू प्रोटेक्ट आवर एप्लीकेशंस हैकिंग वगैरह या vulnerability स्कैन और रूल्स अबाउट व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक की IP रेंज मैच करती है कि नहीं, वो सारा हम फायरवॉल से मैनेज कर सकते हैं। ये फायरवॉल इज सेटिस्फाइड तो ट्रांजिट गेटवे के पास जाएगा ट्रैफिक, उसके बाद एप्लीकेशंस के पास जाएगा।
तो अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रांज़िट गेटवे है, उस पे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो जो ट्रांज़िट गेटवे है, उसके अंदर जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं, सर्वर्स हैं, कुछ भी नेटवर्क डिवाइसेज़ हैं, वो सारी रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए और उनका एक पैच मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, जो कि रन करना चाहिए वीकली और मंथली बेसिस पे। इसके साथ-साथ जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, उस पे हमारा ईडीआर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। तो अगर आपको कुछ जानना है पैच मैनेजमेंट के बारे में या एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के बारे में, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सीरीज़ बनाई हुई हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन की, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की और पैच मैनेजर की, वो आप देख सकते हैं। तो वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उस वीडियोस में हैं, वो आपको ट्रांज़िट गेटवे पे इम्प्लीमेंट करनी है। सेकंड, लॉगिंग और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांज़िट गेटवे की, क्योंकि ये बात अंडरस्टैंड तो आपको अभी तक हो ही चुकी होगी कि ट्रांज़िट गेटवे अगर फेल हो गया है, तो आपका पूरा नेटवर्क एक्सपोज़ हो जाएगा। तो आपको पूरा डिटेक्शन और मॉनिटरिंग ट्रांज़िट गेटवे की चाहिए एज़ अ सिक्योरिटी पर्सनल, कि आप हर चीज़ मॉनिटर कर सकें और डिटेक्ट कर सकें। तो आपके जितने भी लॉग्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ लॉग्स हैं, इसके ऊपर भी हम पहले वीडियोस बना चुके हैं कि जिस जिस टाइप के भी लॉग्स हैं, वो सारे इनेबल्ड होने चाहिए। सिस्टम लेवल लॉग्स, लोड बैलेंसर लेवल लॉग्स, आपका वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग लेवल लॉग्स, जितने भी लॉग्स हैं वो सारे इनेबल्ड होने चाहिए और प्रॉपरली किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में स्टोर होने चाहिए। और उसको आपकी सेकऑप्स टीम या आपकी सॉक्स टीम या आपकी इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम, वो रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए उनको। और कोई भी उसमें इशू दिखता है तो इमीडिएटली उसका एक इंसिडेंस बना के उस पे प्रॉपर ट्रियाज करना चाहिए एंड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और उसको कैसे रेमेडिएट करें एज सुन एज पॉसिबल। ये सारा आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिट गेटवे एक तरीके से इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है, तो हमें डॉस प्रोटेक्शन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आजकल आईओटी डिवाइसेस और एआई टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे डॉस अटैक जो है इतना हाई लेवल पे होता है कि बड़े-बड़े क्लाउड्स लाइक अमेज़न, एडब्ल्यूएस, उनके पास एक डेडिकेटेड टीम है, जो कि बहुत बड़ी टीम है, जो सिर्फ़ डॉस प्रोटेक्शन ही करती है। और एडब्ल्यूएस की अगर आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उसमें भी ये है कि वो डॉक्स डॉस प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोफेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे वो आपको एक डेडिकेटेड नंबर देते हैं कि अगर आपके एप्लीकेशंस पे डॉस अटैक हुआ है और वो डाउन हो गई हैं, तो आप इमीडिएटली एडब्ल्यूएस के डायरेक्ट पर्सन से कॉल करके बात कर सकते हैं कि मेरे डॉस अटैक हुआ है, मेरी एप्लीकेशंस डाउन हो गई हैं। तो 99% की गारंटी एडब्ल्यूएस देता है, 100% गारंटी डॉस अटैक्स की तो एडब्ल्यूएस भी नहीं देता। तो ये डॉस प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ट्रांजिट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए इसमें भी 2-3 वीडियोज़ और बनेंगे जो पूरी सीरीज़ हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रॉपर लॉगिंग और मॉनिटरिंग की, और पूरे डायग्राम्स के हिसाब से हम समझेंगे, और इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, सॉक्स से कैसे इंटीग्रेट होगा ट्रांजिट गेटवे, इस सब पे बात करेंगे। और मल्टी रीजन की तो हम बात कर चुके हैं, मगर मल्टी अकाउंट्स की भी बात करेंगे। जीसीपी में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, अजूर में मल्टीपल टेनेंट्स होते हैं, और इसमें एडब्ल्यूएस में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए, और उस केस में ट्रांजिट गेटवे की सिक्योरिटी में क्या क्या कंसिडर करना है हमने। बहुत दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये। अगर आपको ट्रांजिट गेटवे की सिक्योरिटी इस वीडियो से समझ आ गई है, तो आई थिंक नेक्स्ट के जो वीडियोस हैं वो आपका एक नया ही लेवल अप कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में सब्सक्रिप्शन लेवल तो काफ़ी हाई है, मगर वीडियोस को लाइक्स थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर सब्सक्राइब करते हैं मेरा चैनल इंस्टेड ऑफ वीडियोस को लाइक करने के। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें बिफोर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक बाय क्षितिज महाजन, दैट्स मी। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विच इज़ रिलेटेड टू
BOYK, ब्रिंग योर ओन की। और ये खासकर टॉपिक क्लाउड से रिलेटेड है, जिसमें हम ये देखेंगे कि ब्रिंग योर ओन की हम AWS में कैसे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ हाउ टू यूज़ BOYK इन AWS। इसके 6 सिंपल स्टेप्स हैं। थोड़ा ये प्रैक्टिकल है, जिसमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, बट ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने सोचा है कि इसके बाद 2-4 वीडियोस में और बनाऊंगा, जो KMS के कंसेप्ट के बारे में होंगे, और KMS की डिफरेंट कीज़ जो क्लाउड्स में होती हैं, AWS, Azure या GCP में, वो किस किस टाइप की होती हैं और उसको कब कब यूज़ कर सकते हैं। और एक टॉपिक और है मेरे माइंड में, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि KMS जो कीज़ हैं उसको रोटेशन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। रोटेशन तो काफ़ी लोग करते हैं, मगर उसकी पॉलिसी पे थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। कई लोग समझते हैं कि नई की बनाई, रोटेट करी, दैट मीन्स आपने नई की बनाई तो पुरानी की डिलीट कर दी। पुरानी की डिलीट करने का मतलब है कि आपका जो डाटा ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है पुरानी की से, वो आप इनक्रिप्ट नहीं कर सकते। उसका सोल्यूशन लोग कहते हैं कि हम पहले पुरानी की से उसको वापस से डिक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद नई की से फिर से उसको इनक्रिप्ट करेंगे, और ऐसे। तो इस बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर आज का वीडियो इज़ मेनली अबाउट हाउ टू यूज़ BOYK, ब्रिंग योर ओन की इन AWS। इसके 6 ईजी स्टेप्स हैं। लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि इस स्लाइड में आप देख ही रहे हैं कि 6 ईजी स्टेप्स हैं। इसमें आपको अपनी KMS कीज़ बनानी पड़ती हैं, अपनी BOYK की बनानी पड़ती है, उसको रैप करना है, उसको डिकोड करना है, उसको अपलोड करना है AWS में, और उसको देन यूज़ करना है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, बहुत फास्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने पहले AWS कंसोल में जाना है। वहाँ पे आप KMS में गए, अगर आपकी सर्विसेज इनेबल्ड हैं। GCP में भी ऐसा ही होता है, आपका KMS इनेबल्ड होना चाहिए। आप वहाँ पे किसी भी क्लाउड में गए, पर अभी हम AWS की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने AWS का स्क्रीन दिखाया है। तो AWS के आप KMS में जाएंगे और एक सिंपल सी आपने एक की लिंक बना लेनी है, की बना लेनी है, और उसका आपने एक नाम देना है, जैसे कि हमने AWS BOYK 1 इसमें नाम दिया हुआ है। सिलेक्ट आपने करना है इट्स अ KMS की। ये आपने की बना ली सबसे पहले। सेकंड स्टेप, आपने अपनी BOYK की के लिए आपने AES की बनानी है। अब आपके पास अगर कोई थर्ड पार्टी वेंडर है जिसको आप यूज़ करते हैं अपनी कीज़ बनाने के लिए, तो आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे या उन्होंने APIs दी होंगी, उसके थ्रू आप AES की बना लें और अपने लैपटॉप में सेव कर लें। सेकंड स्टेप इज़ ईजी। आपने AES की बनानी है और आपने अपने लैपटॉप में और डेस्कटॉप में उसे सेव करना है सबसे पहले। थर्ड स्टेप जो है वो है कि जो आपने की बना ली हुई है, जो आप AWS में यूज़ करना चाहते हैं, उसको आपको रैप करना पड़ेगा। रैप करने के लिए एक ईजी कमांड यही है, नैनो रैप _key_base64। आप ये कमांड चलाएंगे तो आपका एक एडिटर टाइप नैनो का खुल जाएगा। उसमें आपने जो की डाउनलोड की है उसको कॉपी पेस्ट करके इसमें डालें और सेव करके उसको क्लोज कर दें। इससे आपकी जो ये की है वो रैप हो गई है। एक स्टेप इसमें और हो सकता है कि थर्ड पार्टी वेंडर्स आपको API प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आपने जो AES की बनाई है उसको आप पहले ऑथेंटिकेट करेंगे और उसको रैप करेंगे। उसको रैप करने के बाद आप डेस्कटॉप में डालेंगे और फिर ये नैनो कमांड से आप फिर से उसको पेस्ट करके प्रॉपर रैप कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो AWS में अगर आपको कोई की डालनी है तो वो डिकोडेड होनी चाहिए। उसके लिए एक वेबसाइट है base64.org डिकोड करने के लिए। ये इसका स्क्रीनशॉट है। उसमें आपने जाना है और आप अपनी जो की है रैप की उसको आपने अपलोड करना है और डिकोड का बटन दबाना है। तो आप जैसे डिकोड का बटन दबाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो आपने वो डिकोडेड की अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेनी है। ये डिकोडेड की आपने एक्चुअली AWS में यूज़ करनी है। थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। फर्स्ट आपने AWS में KMS की बनाई, उसके बाद आपने अपनी AES की बनाई। AES की को आपने रैप कर लिया यूजिंग नैनो कमांड। उसके बाद आपने उसको डिकोड कर लिया। डिकोड के और भी तरीके हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी की डिकोड हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अब उसको हमने AWS में अपलोड करना है। उसके लिए आप अगेन AWS के KMS कंसोल में जाएंगे। वहाँ पे एक सेक्शन होगा जो होगा अपलोड योर रैप्ड की मटेरियल। उसके अंदर आपने जाके
अपना ये AES जो कि आपने रैप करी हुई है उसको अपलोड करना है और उसमें एक नाम देना पड़ेगा। आप कोई भी एक नाम दें अपनी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से और उसके बाद उसको सेव कर लें। तो इस स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में हमने बेसिकली जो बाहर की बनाई थी रैप करके अब हमने AWS में डाल दी है एज अ KMS की। अब लास्ट स्टेप ये है कि इस की को हम यूज़ कैसे करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट्स सेम लाइक यूजिंग अ KMS की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एन एग्जांपल इसमें हम S3 बकेट का मैंने एक एग्जांपल बनाया है कि आपके पास एक S3 बकेट है जिसमें आपके पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो आप क्या करेंगे कि आप AWS कंसोल में जाके S3 बकेट की प्रॉपर्टीज़ में जाके उसके KMS सेक्शन में जाके आप वहाँ पे जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है कि आप जाएंगे और वहाँ पे अपनी की का रैट की का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स वो की यूज़ होगी आपके सारे डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यही 6 इजी स्टेप्स थे जिसके थ्रू आप BOY के AWS में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ से घबराते हैं क्योंकि कईयों के लिए ये नया होता है, मगर कंसेप्ट तो ये पुरानी है, बस बिकॉज अब हम क्लाउड यूज़ करते हैं तो थोड़ा क्लाउड उसमें इन्वॉल्व होता है। नहीं तो साइबर सिक्योरिटी में तो हम अपनी कीज़ ऑलवेज यूज़ करते ही हैं। अब ब्रिंग यू ऑन की इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अब ये क्लाउड है, तो क्लाउड आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो 100% होता नहीं है, तो आपको अपनी कीज़ लेके आनी है उसके लिए भी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ हमने ऐसे डिस्कस की। I'm going to make on 3 main topics mainly. One is different types of KMS keys in AWS, GCP and Azure. डिफ़ॉल्ट की, CMAC की, GCP, कस्टम की इन AWS, इन सारे में एक वीडियो बनेगा। सेकंड कंसेप्ट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि की रोटेशन का कंसेप्ट है और उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। कई लोग की रोटेट कर तो लेते हैं और उनको लगता है कि उनका डेटा सेव हो गया और प्रोटेक्ट हो गया क्योंकि अब उन्होंने की रोटेट कर दिया, मगर थेफ्ट लेवल उतना ही रहता है। अगर आपका 2 साल का कोई डेटा है और आपने की रोटेट करके नई की बना दी और वो नई की चोरी हो गई, तो डेटा तो आपका 2 साल का ही गया। ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा डेटा कम से कम, फॉर एग्जांपल रोटेट की कर रहे हैं हम 1 महीने की, तो 1 महीने का ही ख़राब हो, चोरी हो, 2 साल का ना हो। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं बनाऊँगा। और थर्ड कंसेप्ट एक वीडियो बनेगा उस पे कि पूरा KMS की इसका क्या कंसेप्ट होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको KMS के और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करें। और अगर आपको की रोटेशन का वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ लेटर आर लेटर आप कमेंट्स में डालें, जिससे मुझे पता लगेगा कि किस प्रायोरिटी में मेरे को ये वीडियोस बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम बैक टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। आज का टॉपिक TLS से रिलेटेड है, SSL से रिलेटेड है। हम ये देखेंगे जब वेब ब्राउज़र वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो उस हैंडशेक प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। हम HTTP और HTTPS के डिफरेंस में देखेंगे क्या होता है। SSL और TLS के डिफरेंसेस देखेंगे हम ये देखेंगे कि जो हैंडशेक प्रोसेस होता है उसमें जो 7 स्टेप्स हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हर एक स्टेप में कैसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करते हैं। हम HTTP कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और आफ्टर दिस वीडियो मैं ये समझता हूँ कि हमको ये समझ आ जाएगा कि TLS कैसे काम करता है, SSL और TLS के बीच में क्या डिफरेंस है, हैंडशेक के जो 7 स्टेप्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स TLS प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और कब होते हैं, जैसे AES, और हम कैसे इंश्योर करते हैं TLS के थ्रू कि हमारा डाटा इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। तो मैं क्षितिज महाजन एक बार फिर से आपका इस चैनल में वेलकम करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि ये स्लाइड मैंने आपको पहले भी दिखाई है, द एम दिस स्लाइड इज़ टू अंडरस्टैंड TLS एंड SSL प्रॉपरली। इसके बाद वी शुड बी एबल टू टेल एवरीबडी दैट हाउ दिस एंटायर TLS प्रोटोकॉल वर्क्स। उसके हैंडशेक प्रोसेसेस कैसे वर्क करते हैं, कौन सा इंक्रिप्शन वर्क करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए कौन कौन से ऑथेंटिकेशन स्टेप्स हैं,
इन हमारे हैंडशेक प्रोसेस। मगर उसके लिए हमें थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTPS रिक्वेस्ट। तो अगर आप कभी गूगल खोलें ब्राउज़र में तो आपको ये ब्राउज़र के URL के पास ये लॉक दिखेगा। इस लॉक का यूजली ये मतलब होता है कि साइट इज़ सिक्योर्ड यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल। तो HTTPS और HTTP में जो ये S का डिफरेंस है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी। बाकी द डेफिनेशन इज़ द सेम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTPS का होता है उसमें S एक्स्ट्रा होता है जिसका मतलब होता है सिक्योरिटी, तो वो बन जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपको समझना है। इसमें जो पोर्ट्स यूज़ होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। HTTP जो है 18 नंबर पोर्ट यूज़ करता है और HTTPS 443 यूज़ करता है। इंक्रिप्शन अगर हम बात करें तो HTTP में कोई इंक्रिप्शन नहीं होता, दैट इज़ वाई ये सिक्योर नहीं होता। और HTTPS में इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होता है जो SSL और TLS प्रोटोकॉल के बेस में हो सकता है। बाद में हम ये भी बात करेंगे कि SSL और TLS में डिफरेंस क्या होता है, मगर एक बार हम ये देख लें कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हमें इंक्रिप्शन, डाटा इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के पर्पस जानने पड़ेंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने वेब सर्वर से, वेब ब्राउज़र से वेब सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपको सबसे पहले क्या नीड है एज ए सिक्योरिटी। सबसे बड़ी नीड ये है कि जब आप अपना मैसेज एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन भेजते हैं तो वो बीच में कोई रीड ना कर पाए और उसको चेंज ना कर पाए। तो रीड ना कर पाने के लिए हम इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो अगर तो डेटा इंक्रिप्टेड होगा तो जो कोई भी बीच में हैकर अगर इन्वॉल्व है तो वो डेटा रीड नहीं कर पाएगा। अगर हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि किसी के पास जो डेटा है वो उसको टैम्पर नहीं कर सकता। अगर टैम्पर करेगा कोई बीच में तो आपको पता भी लग जाएगा यूजिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस। लास्ट वेरिफिकेशन का ये मतलब है कि अगर आपने google.com खोला है और आपको वहाँ से रिप्लाई आया है तो आपको ये गारंटी चाहिए कि वो google.com के सर्वर से ही आया है, किसी XYZ या hacker.com के सर्वर से नहीं आया। तो ये जो अगर हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ये हमको यूज़र को और सर्वर को प्रोवाइड होती हैं। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं कि आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड होता है जिससे कि आपका जो डेटा है कोई रीड नहीं कर सकता। आपको डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड होती है जिससे कि आपको पता लगता है कि आपके जो मैसेज है बीच में टैम्पर नहीं हो रहे और चेंज नहीं हो रहे। आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड होती है जिससे कि आपका जो कनेक्शन है सर्वर्स के साथ वो सिक्योर है और गारंटीड है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि ये HTTPS वर्क कैसे करता है। तो इसका सिंपल से ये छोटा सा डायग्राम है। आपका एक सर्वर होगा, अब वेब ब्राउज़र होगा जैसे कि क्रोम, उसमें आप google.com डालेंगे, इंटरनेट के थ्रू वो ट्रैवल करेगा, वेब सर्वर के पास जाएगा, वेब सर्वर आपको कुछ रिप्लाई देगा और आपको google.com वेबसाइट अपने ब्राउज़र पे दिख जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स है जो वर्क करते हैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं? SSL प्रोटोकॉल, TLS प्रोटोकॉल, और ये एक सिस्टम है पब्लिक और प्राइवेट की का, HTTPS। इसमें पब्लिक की यूज़ होती है और प्राइवेट की यूज़ होती है जिससे कि आपका डाटा, जैसे कि पहले भी हमने बात करी, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें जब ये हम किसी वेब सर्वर से बात करते हैं तो जब फर्स्ट टाइम हम किसी वेब सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो उस जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंडशेक प्रोसेस। इसके बारे में हम अब इससे सेकंड स्लाइड में मैं आपसे और डिस्कस करूँगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो SSL और TLS है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल हैं जो HTTPS के काम आते हैं। SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र लेयर सिक्योरिटी। डिफरेंस क्या है एवोल्यूशन में, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो ये पता लगा कि जो SSL है वो पुराना प्रोटोकॉल था और TLS नया है। और वो क्यों आया है? क्योंकि उसने रिप्लेस किया है SSL को। तो TLS ने SSL को रिप्लेस किया है। रीज़न ये है कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ जो SSL में थी उसको ओवरकम करने के लिए TLS प्रोटोकॉल हमने इंट्रोड्यूस किया।
इससे हमें क्या प्रोवाइड होता है, इससे हमें बेटर प्रोटोकॉल प्रोवाइड होते हैं फॉर इनक्रिप्टिंग आवर कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू SSL। जो हैंडशेक प्रोसेस है फॉर HTTPS रिक्वेस्ट, उसमें जो TLS है वो स्लाइटली बेटर है। सो TLS इज स्लाइटली बेटर इन हैंडशेक प्रोसेस। उससे क्या होता है, डेवलपर्स और आपको भी सिक्योरिटी मिलती है और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास पूरा साइफर स्वीट्स के एग्जांपल्स हैं, मगर जो मेन है इनमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स होता है जिसके थ्रू आपका जो कनेक्शन है HTTPS का वो सिक्योर किया जाता है। तो उसके कुछ प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। एक होता है सर्वर्स आपस में कीज़ एक्सचेंज करते हैं। सेकंड होता है सर्वर्स आपस में ऑथेंटिकेट करते हैं। थर्ड, वो जो डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं उसको इनक्रिप्ट करते हैं। और कभी आप मैसेजिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। तो जब हम कीज़ एक्सचेंज करते हैं उस टाइम पे जो हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो हमारी की टाइप होती है, इनक्रिप्शन की टाइप, वो डेफी-हेलमैन टाइप होती है। जब हम एक सर्वर और क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करते हैं उस टाइम हम RSA टाइप की यूज़ करते हैं। और अगर हमने डेटा इनक्रिप्ट करना है तो हम AES करते हैं, क्योंकि AES से आप ज़्यादा बड़ा डेटा भी इनक्रिप्ट कर सकते हो। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं हैंडशेक प्रोसेस में। इसके 7 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में जैसे कि क्लाइंट हेलो बोलेगा, स्टेप 2 में सर्वर हेलो बोलेगा, उसके बाद कुछ कीज़ एक्सचेंज होंगी और फाइनली आप डेटा अपना सिक्योरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो हेलो, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्लाइंट हेलो है। तो फॉर एग्जांपल ब्राउज़र ने google.com डाला और google.com खोलने के लिए क्लाइंट ने बोला हेलो गूगल। तो उस केस में क्या होगा, क्लाइंट ये कह रहा है सर्वर से कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या ये मैं मेरे पास प्रोटोकॉल्स हैं TLS के और मैं ये सपोर्ट करता हूँ और ये एक रैंडम की मैंने बनाई है। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप क्या सपोर्ट करते हैं, किस टाइप का प्रोटोकॉल, आपके क्या साइफर स्वीट्स हैं, और आप भी हमें एक अपनी रैंडम की भेजिए। तो हेलो सर्वर सेकंड स्टेप है। उसमें सर्वर भी अपना ही मैसेज बनाता है। उसमें वो बताता है कि वो कौन सा TLS का वर्जन हाईएस्ट यूज़ कर सकता है और वो भी एक रैंडम की बनाएगा। तो जैसे ये स्टेप शुरू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक सेशन आईडी बनती है। तो आप इसका ध्यान रखना कि सेशन आईडी तो बनती ही बनती है, तो मैं बार बार उसमें लिखना नहीं चाहता था। थर्ड स्टेप में क्या होगा, सर्टिफिकेट्स के बारे में जान लेते हैं। जो सर्वर है वो अपना एक सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट भेजेगा और जो क्लाइंट है उसको वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने का उसका रीज़न क्या है कि क्लाइंट पहले ये देखेगा जो सर्टिफिकेट सर्वर ने भेजा है जैसे google.com में, वो ट्रस्टेड भी है कि नहीं, मतलब कि उसकी साइनिंग अथॉरिटी ठीक है कि नहीं, और जो सर्टिफिकेट उस सर्वर ने भेजा है कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एक बार सर्टिफिकेट्स के बेस पे जब क्लाइंट के पास पे सर्टिफिकेट आ जाएगा सर्वर से, क्लाइंट अपनी एक प्री मास्टर की बनाएगा, प्री मास्टर सीक्रेट की, और उसके थ्रू इन फ्यूचर सेशन आईडी के थ्रू डेटा इनक्रिप्ट होगा। तो इस केस में हमको एडवांटेज क्या मिलता है कि जो हमारी सीक्रेट की है वेब ब्राउज़र की, वो कभी भी इंटरनेट पे विद एज अ प्लेन टेक्स्ट ट्रैवल नहीं करती। इसमें ज़्यादातर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ होता है। फिफ्थ स्टेप और सिक्स स्टेप जो है, सिक्स तो ऑप्शनल है, मगर फिफ्थ स्टेप में सर्वर ऑथेंटिकेशन होगा और सर्वर एक मैसेज सेंड करेगा, इनक्रिप्टेड मैसेज, टू कंफर्म इट्स आइडेंटिटी। किसी किसी सिनेरियो में सर्वर को भी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि क्लाइंट ठीक है कि नहीं। तो उस केस में फिर क्लाइंट भी अपना मैसेज भेजेगा और सर्वर उसको चेक करेगा और क्लाइंट अपना एक मैसेज भेजेगा जिसको सर्वर कंफर्म करेगा। तो ये सर्वर ऑथेंटिकेशन और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपका इनक्रिप्शन
ऑफ डाटा हम स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग ए सेशन आईडी, जैसे कि मैंने आपको फिर से पहले भी बताया है। तो जैसे ही सर्वर और क्लाइंट्स एक दूसरे को ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो वो अपनी कीज़ के थ्रू एक टनल बना लेंगे यूजिंग वन सेशन आईडी, और देन वो जो भी अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे वो सिक्योरली अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अभी एक बारी में समझ नहीं आया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप थोड़ा रिप्ले करके फिर से समझें। अब हम जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम TLS यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये जो हम टर्म कभी कभी यूज़ करते हैं, मैन इन द मिडल अटैक, ये क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसी के कारण ही हम ये इंक्रिप्शंस और सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं। मैन इन द मिडल का मतलब हो गया कोई हैकर जो आपके और वेब सर्वर के बीच में है। जैसे कि आपने किया google.com को पिंग और ब्राउज़र के थ्रू, और बीच में मिडल मैन की तरह हैकर बैठा हुआ है और वो आपके मैसेजेस पढ़ रहा है। जैसे कि आपने अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन गूगल को भेजी और बीच में हैकर उसको रीड कर सकता है। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट है, इसको समझेंगे। और उसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हम TLS के थ्रू, HTTPS के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या TLS की हेल्प ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ FTP और SMTP। FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र में काम आता है, SMTP आपका ईमेल्स के टाइम पे काम आता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट्स में डालें। हम इन फ्यूचर और भी अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत टॉपिक्स लेके आएंगे। तो अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो जाएगा हमारा कोई भी नया वीडियो। हम बहुत सिंसियरली वीडियोस बना रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं क्लाउड सिक्योरिटी पे, जैसे AWS क्लाउड, अजूर क्लाउड, GCP क्लाउड, जो गूगल क्लाउड भी कहते हैं। हमने और भी सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंटीवायरस। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर में और भी एडवांस लेवल के हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियोस आएंगे। तो अगर आपने अभी तक इसको लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेयर्ड VPC की इन GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। हम ये देखेंगे कैसे ये सिक्योरिटी के लिए बेटर ऑप्शन है जब आप मैनेज करते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन योर नेटवर्क ऑफ GCP। थिंक ऑफ इट लाइक हैविंग अ गेटेड कम्युनिटी जहाँ पे सारे सेम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और रूल्स फॉलो करते हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि शेयर्ड VPC GCP में क्या कंसेप्ट है, कुछ डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, हम ये कैसे देखेंगे। हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज़ शेयर्ड VPC इन GCP। वी विल गो थ्रू द हाई लेवल डायग्राम्स। हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पेयरिंग में और शेयर्ड VPC में डिफरेंस है। हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हाई लेवल HLDs देखेंगे, हाई लेवल HLDs देखेंगे, हाई लेवल डायग्राम्स। HLDs देखेंगे शेयर्ड VPC की फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ बात करेंगे कौन कौन से टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं GCP में जो हम नेटवर्किंग के टाइम पे ध्यान रख सकते हैं। सो मैं क्षितिज महाजन एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ। वेलकम टू साइबर सिक्योरिटी इनफॉर्मल टॉक। लेट्स गेट स्टार्टेड।
शेयर्ड वीपीसी आपका इंश्योर करता है कि जो आपके नेटवर्क में प्रोजेक्ट्स हैं वो एक टाइप के रूल्स फॉलो करें। ये अवॉइड करता है कि ये अवॉइड करता है रिस्क ऑफ सिंगल प्रोजेक्ट अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूसिंग वल्नरेबिलिटीज इन योर एनवायरनमेंट। जो शेयर्ड वीपीसी होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलाउ करता है तो जो शेयर्ड वीपीसी होता है, अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जीसीपी एनवायरनमेंट में, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को अलाउ तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को अलाउ करेगा कनेक्ट करने के लिए उसके रिसोर्सेज को। तो उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अलाउ करेगा कनेक्ट करने के लिए। ये आपका एक कॉमन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बन जाएगा नेटवर्क के अंदर, जो आपको हेल्प करेगा कम्युनिकेशन में बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन में, एंड इट विल हेल्प यू टू डू नेटवर्क कम्युनिकेशन सिक्योरली एंड एफिशिएंटली, and it will help you to communicate with and it will help you so that and it will help all the resources to communicate securely and efficiently। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात शेयर्ड वीपीसी की यह है कि इसके अंदर आपके इंटरनल आईपी एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब आपका जो नेटवर्क है वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं होता, और जो अगर डिफरेंट वीपीसी आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो थ्रू आईपी, सो अगर रिसोर्सेज जो डिफरेंट वीपीसीज में है वो इंटरनल आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, जिससे कि वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा और इफ़ेक्टिव रहेगा। It is like having a security guard at the entrance of a gated community, जो वेरीफाई करेगा all the rules, जो वेरीफाई करेगा आइडेंटिटी ऑफ ऑल द विजिटर्स एंड ऑल्सो इंश्योर करेगा कि वो सारे सेम रूल्स फॉलो करें। तो जैसे गेटेड कम्युनिटी में होता है, वैसे ही शेयर्ड वीपीसी का कंसेप्ट है, जिसमें ट्रैफिक इज रूटेड थ्रू अ सेंट्रल पॉइंट वेयर सिक्योरिटी पॉलिसीज कैन बी इन्फोर्स्ड। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम हाई लेवल डायग्राम देख लेते हैं एक बार, जिससे कि हमें और समझ आ जाए कि शेयर्ड वीपीसी जीसीपी में कैसे वर्क करता है। तो एक ये सिंपल सा डायग्राम है, हाई लेवल डायग्राम है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि शेयर्ड वीपीसी का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है जीसीपी में कि 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट शेयर्ड वीपीसी। एक होता है होस्ट प्रोजेक्ट और सेकंड होता है सर्विस प्रोजेक्ट। तो होस्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम शेयर्ड वीपीसी क्रिएट करते हैं, और जो सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उस शेयर्ड वीपीसी को यूज़ करते हैं जो कि होस्ट प्रोजेक्ट में क्रिएटेड है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, एक हो गया बिलिंग का, एक हो गया कोटेशंस का, एक हो गया कोटास का, एक हो गया आईएम का। तो ये जो सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं जो ये सबनेट्स यूज़ करेंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करेंगे, वो करेंगे शेयर्ड वीपीसी की। हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये कैसे सिक्योरिटी टीम को बेनिफिट करता है, मगर इससे आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा अभी कि ये सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ तो दे ही रहा है कि अगर डिफरेंट टीम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं, तो जो नेटवर्किंग टीम होगी वो आपकी होस्ट प्रोजेक्ट हैंडल करेगी, जिसमें वो नेटवर्क का
जिसमें वो नेटवर्क का ध्यान रखेगी फॉर ऑल द सर्विस प्रोजेक्ट्स। तो ये जो है बेटर ऑप्शन है सिक्योरिटी टीम के लिए, बिकॉज ये एनेबल करता है सेंट्रलाइज नेटवर्क मैनेजमेंट। जो पॉलिसी इन्फोर्समेंट है और जो मॉनिटरिंग है वो सारी सेंट्रलाइज मैनेज हो सकती है। ये जो रिड्यूस करेगा वो करेगा रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटीज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। अब क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स नेटवर्क का नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सर्विस प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो हैं वो नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करेंगे, होस्ट प्रोजेक्ट सेंट्रली उसको मैनेज करेगा। तो इससे आपको बेनिफिट मिलता है विच रिड्यूसेस द रिस्क। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ लाइक हैविंग अ गेटेड कम्युनिटी with a security guard at the entrance, where everyone follows the same rules and regulations. अब हम बेनिफिट देख लेते हैं। अब डायग्राम देखने के बाद आपको अब बेटर समझ आएगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये जो बेनिफिट्स हैं हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपके नेटवर्क में। जो आपकी नेटवर्क पॉलिसीज़ हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो सेंट्रलाइज जगह से, और विच इज़ ईजियर टू मैनेज। सर्विस प्रोजेक्ट्स को फुल सर्विस प्रोजेक्ट्स अपने रिसोर्सेज फुली मैनेज कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क टीम है उनको ये नहीं, तो नेटवर्क टीम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करेगी और सर्विस प्रोजेक्ट्स अपने रिसोर्सेज मैनेज करेंगे। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके सबनेट्स हो गए, राउटर्स हो गए, और जैसे कि शेयर्ड नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, सबनेट्स, फायरवॉल्स, राउट्स, ये सारे नेटवर्क टीम अपने होस्ट प्रोजेक्ट से मैनेज करेगी। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कैसे आप इन्फोर्स कर सकते हैं कंसिस्टेंट नेटवर्क पॉलिसीज अक्रॉस द प्रोजेक्ट्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इमेजिन करें आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी रिक्वायरमेंट यह है कि वो एक दूसरे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। तो विदाउट शेयर्ड वीपीसी आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली नेटवर्क पॉलिसीज़ और कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी हर एक प्रोजेक्ट की, जो रिक्वायर करेगी मोर रिसोर्सेज और ऑल्सो इंक्रीज करेगी एरर्स। विद शेयर्ड वीपीसी आपके पास एक कॉमन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विच विल बी ईजियर टू हैंडल। दिस कैन ऑल्सो हेल्प, और ये आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अटैक सर्विस। तो अगर आपके पास शेयर्ड नेटवर्क होगा, तो अगर आपके पास कॉमन नेटवर्क होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सरफेस अटैक है वो कम हो जाएगा, विच विल मेक, so it will be easier to monitor network traffic both for security team and also for the network team.
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्ड वीपीसी एंड द वीपीसी पेयरिंग। तो ये नीचे जो मैंने डायग्राम दिया है ये है वीपीसी पेयरिंग का। इसमें क्या होगा, कोई भी होस्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे, जैसे इसमें मशीन 1 मशीन 2, जैसे इसमें मशीन ए मशीन 2। और अगर ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो आपको दोनों वीपीसीज को कनेक्ट करना पड़ेगा थ्रू वीपीसी पेयरिंग। तो उसमें क्या होगा, आपको ओपन करना पड़ेगा वीपीसी ए का कम्युनिकेशन वीपीसी बी के थ्रू, जो यूजुअली राउटिंग के थ्रू होता है, और ये AWS में भी सेम कंसेप्ट है। मगर ये जी मगर जी मगर ये GCP की एडवांटेज है कि आप शेयर्ड वीपीसी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको इन सारे हैसल से छुटकारा मिल जाएगा। Think of it like having a shared workspace where everyone has the access to the same resource and tools, and the same security policies are enforced. तो अगर आप वीपीसी पेयरिंग का डायग्राम शेयर्ड वीपी से कंपेयर करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि इसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटी है, इसमें सेपरेशन ऑफ नेटवर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वीपीसी पेयरिंग में करेंगे तो ईच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे और अपनी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी नेटवर्किंग की, जो कि ज़्यादा रिस्की है एंड प्रोन टू एरर्स है। अब हम फिर से एक बार हाई लेवल डायग्राम देख लेते हैं शेयर्ड वीपीसी का, जिसमें आपको और समझ आएगी कि नेटवर्क टीम क्यों चाहती है कि वो शेयर्ड वीपीसी नेटवर्क पे ही काम करे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखें, ये नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क एडमिन यहाँ पे है। जो ये शेयर्ड वीपीसी है ये सिक्योरिटी नेटवर्क एडमिन हैंडल करेगा। तो इसके अंदर जितने भी सबनेट्स हैं उनके क्या साइडर रेंज होगी, उनकी क्या CIDR रेंज होगी, उसके क्या फायरवॉल रूल्स होंगे, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड ऑल, ये सारे सिक्योरिटी एडमिन हैंडल करेगा। और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि वेब सर्वर प्रोजेक्ट हो गया आपका, रिकमेंडेशन कोई इंजन होगा, आपका कोई एनालिटिक्स के लिए कोई डेटाबेस है, लाइक कुछ एनालिटिक प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, कुछ एनालिटिक्स के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने अपने रिसोर्सेज इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुबरनेटिव क्लस्टर, अपने VMs, अपनी बकेट्स। ये सारे प्रोजेक्ट्स के पास फुल पावर होगी अपने रिसोर्सेज कंट्रोल करने की। मगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज अगर उनको करना है तो उनको सिक्योरिटी एडमिन के पास जाना पड़ेगा और ये बोलने कि ओके हमारे लिए ये कॉन्फ़िगरेशन आप ओपन कर दीजिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई IP रेंज आप वाइट लिस्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली उस IP रेंज को वाइट लिस्ट नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी एडमिन शेयर्ड वीपीसी में जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो आपके प्रोजेक्ट्स उस IP रेंज से कनेक्ट कर सकेंगे। देखिए, एक्सेस कंट्रोल परमिशंस बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी सिक्योर सिस्टम का। और विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट और ऑथराइजेशन के पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल डेटा ब्रीच, इनसाइडर थ्रेट्स, ये सारा इंक्रीज हो जाता है। तो इन रिस्क्स तो टू मिटिगेट दीज टाइप ऑफ रिस्क,
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पुट अ स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल और परमिशन पॉलिसीज, जो कि इसके थ्रू पॉसिबल है। यहाँ शेयर्ड वीपीसी में ही सारी कन्फिगरेशंस होंगी जो कि लॉक्ड होगी और कैन बी ओनली एक्सेस बाय द सिक्योरिटी टीम और सिक्योरिटी एडमिन। इससे क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी टीम रेगुलरली रिव्यू कर सकती है और ऑडिट कर सकती है कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज़ और परमिशंस हमारे नेटवर्क में है। इनके जो लॉग्स होंगे वो भी सेपरेटली आप कहीं स्टोर कर सकते हैं फॉर कंप्लायंस पर्पसेस। अगर आप कोई आरबैक रूल्स इन पे अप्लाई करोगे तो वो भी ईजियर है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज आप एक ही जगह उसको कन्फिगर कर रहे हो इंस्टेड कि हर प्रोजेक्ट में जाके डिफरेंटली। तो जैसे आप किसी होटल में जाते हो, वहाँ पे आपको एक की कार्ड मिलता है, तो उस की कार्ड से आप उसी फ्लोर पे जा सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, शेयर्ड वीपीसी अपना एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, और वो प्रोजेक्ट को उतने ही एक्सेस होगा। फॉर एन एग्जांपल, वेब सर्विसेज है तो इनके लिए एपीआई ओपन करनी होती है, तो इनका पोर्ट 443 में भी ओपन होगा HTTPS का। मगर ये एनालिटिक जो प्रोजेक्ट है, मे बी उसकी कोई एपीआई नहीं है जो पब्लिकली एक्सपोज चाहिए, कोई यूज़ केस ऐसा नहीं है, तो उस केस में सिर्फ इसी का 443 ओपन होगा और इसका नहीं होगा। ये सब कुछ हम शेयर्ड वीपीसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जीसीपी में बहुत सारे डिप्लॉइंग पैटर्न्स हैं प्रोजेक्ट्स के, जैसे सर्विस प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, होस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ड्यूल NIC कंट्रोल्ड होते हैं जो मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस के काम आते हैं, ड्यूल NIC कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस होते हैं जो मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस के काम आते हैं। तो इन टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम बहुत मेहनत लगाते हैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियोस इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए। थैंक यू वंस मोर। हैव अ नाइस डे।